हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले 5 वर्षों में पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे शिफ्ट में बार बार सवाल पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 55 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 के लिए इस क्लास को क्लिक किए हैं तो पेशेंस के साथ मुश्किल से 15 से 17 मिनट देख लीजिए इस क्लास को। आपका पूरे 55 में से 55 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और ये क्लास आपकी तैयारी पर और आपकी परीक्षा पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि साथ ही जो पिछले 5 वर्षों में एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। सारे प्रश्न आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 को पहली बार में फतेह करने वाले हैं तो परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट शिफ्टों में आने वाले हैं। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, क्योंकि 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास थोड़े से कम समय है, तो इन कम समय में जितना भी प्रश्न हो सके हम उतना रिविजन करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे शिफ्टों में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा गया है? बताइए। सीमा सड़क संगठन द्वारा सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, तो इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ा गया है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान यानी 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? बताइए, किस वर्ष में संविधान में 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2015 में। ऑप्शन से यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? बताइए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा राजा राज चोल द्वारा। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चीन लोन यानी केन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए, चीन लोन केन बॉल यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा म्यांमार देश का। ऑप्शन से यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? बताइए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो याद रखिएगा 8 मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? बताइए, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा सत्रिया की। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? बताइए, दशहरा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा अश्विन महीने में। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है? बताइए, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल यानी टेम्पो को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लय कहते हैं। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। हैमर प्रतिस्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना किलोग्राम का होता है? तो बताइए, हैमर प्रतिस्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 4 किलो का होता है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। एक विद्युत पथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाती है? बताइए। एक विद्युत पथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाती है? तो याद रखिएगा आधी हो जाती है। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? बताइए। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो सर जी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? बताइए। वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो सर जी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता था? बताइए। किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता था? तो याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969 के बीच में। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए। भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल राज्य है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? बताइए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? तो याद रखिएगा 10 थाटों से हुई है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 2020 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जामनगर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। 1932 में काका हाथरसी ये किसके द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? बताइए। 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा संगीत कार्यालय है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सही सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर बताइए। जैसे आपके बंदरगाह दिया गया और राज्य दिया गया है तो आपको सही मिलान करना है। चलिए जैसे मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ पर है? बताइए दोस्त मेरे। जैसे यहाँ पे दोस्त मेरे बात करा है कि पारादीप बंदरगाह, पारादीप तो साथी उड़ीसा में ही है भाई, कंफ्यूज करा हमें। और मेरे दोस्त हल्दिया बंदरगाह ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अब एक बचा तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। यानी दोस्त ऐसे मैच होगा, पहले का डी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, उसका दूसरे का भाई दूसरा ही हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, और तीसरा हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल यानी ए हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा, और बचा कौन सा? चौथे का आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी बी ए सी कौन सा है? डी बी ए सी देखिए 3 नंबर है, यानी यही देखिए पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथा का सी, तो यही क्या हो जाएगा? 3 नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? बताइए। बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति कौन सी नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ऑलराउंडर नहीं होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21।
प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा ये किस शहर में की गई थी? बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, लेकिन किस शहर में की गई थी? तो याद रखिएगा बॉम्बे शहर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी? बताइए। जो भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था और कब आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली 1973 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? बताइए, इनमें से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? जैसे थारू रहती है, और कौन सी नहीं रहती है? और गोंड रहती है भाई, संथाल रहती है, लेकिन मसाई जनजाति भारत में नहीं रहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? बताइए, इनमें से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? कमेंट करके बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए टाइटन नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी किस राज्य से हुई है? स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पंजाब राज्य से। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? बताइए, कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो याद रखिएगा सागौन है। बी ऑप्शन सागौन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिएगा भाग दूसरा है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका कौन है? बताइए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका कौन है? तो याद रखिएगा शुभा मुद्गल है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? बताइए, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा उड़ीसी नृत्य शैली से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार इन राज्यों के समूह में साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की दर्ज की गई? तो याद रखिएगा एक तो बिहार की गई और एक अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? बताइए, किस राज्य में मैंग्रोव वन स्थित है? तो सर जी आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। पिंजौर विरासत उत्सव यानी पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? बताइए, पिंजौर विरासत उत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन यानी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा था? बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास जो आनंद मठ लिखा था? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए सन्यासी विद्रोह पर आधारित लिखे थे। ऑप्शन में यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? बताइए, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है?
तो दोस्त मेरे याद रखिएगा केरल राज्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में पेश किया था? बताइए कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में पेश किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बलबन था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत की मानक भूमि रेखा कौन सी है? बताइए कौन सी पूर्वी देशांतर पे है भारत की मानक भूमि रेखा? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे है। तो यहां से ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? बताइए 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है 2026 में? ये करंट का सवाल है। तो दोस्त मेरे जापान देश करने वाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा अलीराजपुर की। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? अलीराजपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो दोस्त मेरे याद रखिए मामलुक राजवंश था दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि जो भी इस टाइम आपको क्लास दे रहे हैं सारे महत्वपूर्ण क्लास हो रहे हैं। भारत में हवाई पर वहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में हवाई पर वहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा 1953 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है? बताइए इनमें से सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से कौन सी है? तो याद रखिएगा NGC 6872 है। याद रखिए NGC 6872 है जो कि सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? बताइए सामुदायिक परंपरा किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो याद रखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। विच व्यू इन MS पावर पॉइंट इज यूजफुल फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड एट अ टाइम? बताइए कौन सा व्यू है MS पावर पॉइंट में जो कि हमारे यूजफुल के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, जो कि साथ ही एक सिंगल स्लाइड के लिए, एक समय के लिए? तो बताइए तो कौन सा बेस्ट व्यू होता है? तो याद रखिएगा नॉर्मल व्यू होता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्यूटर से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सर जी हरियाणा राज्य का। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवाद यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली को अपनाया है? बताइए किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवाद यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली को अपनाया है? तो किस देश के संविधान से? तो ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है?
बताइए नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? बताइए गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? बताइए अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए 13 ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राजस्थान राज्य से है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत में वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन निर्धारित करता है? बताइए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। किस पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है? बताइए किस ग्रह पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है? तो याद रखिएगा वरुण पर। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो बताइए भारतीय संविधान ने किस वर्ष में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो याद रखिए 1949 में। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है यानी किस सागर से उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भूमध्य सागर से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो अब बताइए आप सभी का आज की इस क्लास से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले तो आप पूरे 55 के 55 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे इस क्लास से। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी प्रकार का डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ओके मेरे दोस्त डेली क्लास आप सभी के बीच में आएगी। नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करिए और आपका जल्दी एडमिट कार्ड आने वाला है तो एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त तो 4 दिन पहले आप अपना एग्जाम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो सभी साथी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑल द वेरी बेस्ट। माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। पढ़ाई करिए रिवीजन करिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए काफ़ी अच्छी तरीके से क्योंकि वहीं से सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।